नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उत्तराखंड को बड़ी सौगात मिली है। आपको बता दें कि 2.5 हजार करोड़ का निवेश करेगा अडानी ग्रुप। उत्तराखंड के युवाओं को मिलेगा रोजगार। थोड़ी देर में अमित शाह पहुंचेंगे देहरादून। समापन कार्यक्रम में अमित शाह करेंगे शिरकत। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अडानी ग्रुप ने यह ऐलान किया है कि वह 2.5 हजार करोड़ का निवेश उत्तराखंड में करेगा। इसके साथ ही आपको यह भी बताते चले कि तमाम ऐसे एमओयू साइन हुए हैं जिसकी कल्पना शायद ही की गई थी, क्योंकि लक्ष्य जो था वो 2.5 लाख करोड़ का था, लेकिन 3.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा के एमओयू साइन हुए। 40,000 करोड़ का ग्राउंडिंग की भी बात कही गई और अब अडानी ग्रुप ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है। 2.5 हजार करोड़ का निवेश करेगा अडानी ग्रुप। तो बड़ी खबर, देवभूमि में धन वर्षा अब होगी। आपको बता दें कि रोजगार मिलेगा, युवाओं को पलायन रुकेगा और देवभूमि अब वेडिंग डेस्टिनेशन में भी अब बल होगा। थोड़ी देर में आपको ये बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। समापन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे अमित शाह। लेकिन ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड में एक मील का पत्थर साबित होने जा रही है। 2.5 हजार करोड़ का निवेश करेगा अडानी ग्रुप, ये बड़ी खबर आपको बता दें। और उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिलेगा। यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार के साथ साथ यहाँ का जीवन जो है वो अब सुदृढ़ होगा और इसके साथ ही पलायन पर भी विराम लगता नजर आएगा। समापन कार्यक्रम में अमित शाह शिरकत करेंगे। अब से कुछ ही देर में देहरादून पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उत्तराखंड को बड़ी सौगात मिली है। 2.5 हजार करोड़ का निवेश करेगा अडानी ग्रुप। बड़ी खबर, देवभूमि में धन वर्षा अब होगी, अडानी का निवेश होगा, प्रदेश बदलेगा। उत्तराखंड में निवेश के आसार, रोजगार के अब द्वार खुलेंगे। साथ ही 3 लाख करोड़ के पार की संभावनाएं अब जताई जा रही हैं और रोजगार की बहार होगी। डबल इंजन की सरकार का ये दम दिखेगा और उत्तराखंड की यानी देवभूमि की तस्वीर बदलती नजर आएगी। अब से कुछ ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और साथ ही समापन कार्यक्रम भी आज होगा और समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। ग्राफिक्स के जरिए अब हम आपको बता रहे हैं कि जीआईएस के लिए कहां कितने का एमओयू हुआ। दुबई की अगर बात की जाए 15,475 करोड़, दुबई में 15,475 करोड़ का एमओयू साइन हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 26,575 करोड़ का एमओयू साइन हुआ। चेन्नई की अगर बात की जाए तो 10,150 करोड़ का एमओयू साइन हुआ। तो कहां कितने एमओयू साइन हुए ये भी हम आपको बता रहे हैं। बेंगलुरु की अगर बात की जाए तो 4,600 करोड़ का यहां पर एमओयू साइन हुआ, बेंगलुरु में जब पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अहमदाबाद की बात की जाए तो 24,000 करोड़ के निवेश पर एमओयू साइन हुआ है। मुंबई की अगर बात की जाए तो 30,000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए। रुद्रपुर की अगर बात की जाए 27,476 करोड़ रुपए का एमओयू साइन हुआ। हरिद्वार में 37,820 करोड़ का एमओयू साइन हुआ। एनर्जी कॉन्क्लेव दून की अगर बात की जाए 40,423 करोड़ का एमओयू साइन हुआ। लंदन में 12,500 करोड़ का एमओयू साइन हुआ। दुबई की अगर बात की जाए तो 15,475 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। दिल्ली में 26,575 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। चेन्नई में 10,150 करोड़ का एमओयू साइन हुआ। बेंगलुरु की बात की जाए तो 4,600 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। अहमदाबाद में 24,000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। तीस हजार 30,200 करोड़ का एमओयू मुंबई में साइन हुआ। रुद्रपुर में 27,476 करोड़ का एमओयू साइन हुआ। इसके साथ ही हरिद्वार की बात की जाए तो 37,820 करोड़ रुपए का एमओयू साइन हुआ है। एनर्जी कॉन्क्लेव दून 40,423 करोड़ का एमओयू साइन हुआ। लंदन की बात की जाए तो 12,500 करोड़ का साइन हुआ एमओयू। तो देश विदेश से तमाम जो निवेशक हैं उन्होंने एमओयू साइन किया और अब ये माना जा रहा है कि अब ये
पटल पर भी आएगा, ग्राउंडिंग भी इसकी होगी। अब तक 40,000 करोड़ का ग्राउंडिंग की बात की जा रही है सरकार के द्वारा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अडानी समूह की ओर से ये कहा गया है कि 2.5 हज़ार करोड़ का निवेश अडानी ग्रुप करेगा। और इस निवेश के पीछे की तमाम सारे और पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे कि इस निवेश से जब ये इसकी ग्राउंडिंग होगी, इससे कितनी तस्वीर देवभूमि उत्तराखंड की बदलेगी। तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। अश्विनी राणा, बैंकिंग टैक्स विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। अश्विनी जी, बहुत स्वागत आपका। प्रोफेसर अखिल स्वामी, अर्थशास्त्री हमारे साथ हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत स्वागत आपका। संतोष सारस जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। संतोष जी, आपका बहुत स्वागत है। और दिलीप यशवर्धन जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। दिलीप जी का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत अश्विनी राणा जी आपसे करूँगा। किस तरह से आप देख रहे हैं, अब तक चूंकि ये कहा जा रहा है कि जितनी भी इन्वेस्टर समिट होती हैं वहाँ एमओयू का भी जिक्र किया जाता है, लेकिन ग्राउंडिंग बहुत कम हो पाती है सर। लेकिन इस बार सरकार ने हवाला दिया कि 40,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हो गई है और अब तो मंच से वादा भी किया जा रहा है। अडानी ग्रुप ने अभी अभी ये ऐलान किया कि 2.5 हज़ार करोड़ का निवेश अडानी ग्रुप करेगा। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि एमओयू तो साइन हो जाते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन में कई बार समस्या आती है। कारण क्या है कि समस्या क्या आती है कि सरकार ने जो आश्वासन दिए हैं या सहमति दी है इन्वेस्टर को, उसके लिए लैंड प्रोवाइड करना और जो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा देनी है या और लाइसेंस के अंदर जो परमिशन देनी है, जो परमिशन उनको चाहिए वो भी अगर उस फास्ट ट्रैक पर हो तभी जो धरातल पर उतर सकता है। और अगर धरातल पर नहीं उतरा तो एमओयू करने का कोई लाभ नहीं है। लेकिन एमओयू करना भी जरूरी है, इन्वेस्टर समिट भी करना जरूरी है। कारण क्या है कि जब कुछ शोकेस, आज का जमाना है कि भाई जो दिखता है वो बिकता है, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि भाई एक अच्छा प्रयास है। और लोकल फॉर वोकल, और जो उत्तराखंड के लोग हैं उत्तराखंड में ही वो काम कर सकेंगे, रोजगार संभव हो सकेगा, आर्थिक विकास होगा, देश के विकास में लगेगा। और सबसे बड़ी बात, जब इतना इन्वेस्टमेंट होगा तो उस इन्वेस्टमेंट के लिए जो इन्वेस्टर है वो अपनी जेब से सिर्फ पैसा नहीं लगाएगा, वो बैंकों से भी फाइनेंस करेगा। तो बैंकों को भी एक अच्छा मौका मिलेगा फाइनेंस करने का। और मुझे लगता है कि सरकार इसके साथ साथ अगर जो इन्वेस्टर्स हैं उसके लिए कुछ गारंटी भी अगर दे, यानी बैंकों को भी दे कि भाई ये जो इन्वेस्ट हो रहा है उसके अंदर जो उनको सुविधाएं वो हम दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो बैंकों को भी सुविधा होगी उनको फाइनेंस करने में। बिल्कुल। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, मैं आपके पास आऊँगा। हिमालयी राज्यों की अगर बात की जाए तो अक्सर करके ये देखा जाता है सर कि यहाँ निवेश से थोड़ा सा लोग किनारा करते हैं। वो इसलिए क्योंकि एक तो आपदाओं से घिरा हुआ प्रदेश रहता है, और ऊपर से जो सरकार की ओर से जो गारंटी और वारंटी की जो बात अभी अश्विनी राणा जी ने कही, उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार थोड़ा उस तरह का रुख नहीं दिखाती निवेशक के लिए जो होना चाहिए। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से देवभूमि उत्तराखंड की क्या तस्वीर और तकदीर में बदलाव हो पाएगा? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात अभी आपने उठाई, ये फ्रेजाइल रीजन है। इसलिए यहाँ पर जो निवेश होगा उसमें ऐसे निवेश की आवश्यकता है जिससे इसके अंदर कंजर्वेशन हो, और यहाँ पे इस प्रकार की जो आज स्थिति है, यहाँ लैंडस्लाइड हो गया, वहां टूट गया, वहां वो हो गया, वो ना हो। जिसके लिए कल भी मैंने निवेदन किया था। देखिए, इस समय कंसंट्रेशन होना चाहिए हिमालय रीजन में, कम से कम जो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है
वहां पे टूरिज्म पे, इसके अलावा मेडिसिनल प्लांट्स पे और फ्लोरिकल्चर पे। जी देखिए, जितना ज्यादा मेडिसिनल प्लांट्स वहां लगेंगे, जितना ज्यादा खुदाई कम होगी, जितने ज्यादा मेडिसिनल प्लांट से आयुर्वेदिक यूनिट्स लगेंगी, उससे देश का फायदा होगा। देखिए, मुश्किल क्या हो गई है कि इन्वेस्टर समिट को एक प्रकार से इवेंट मैनेजमेंट की तरह यूज किया जा रहा है जी। 5 स्टार होटल में लोग जाएंगे, खाना खाएंगे, फोटो खिंचाएंगे। अडानी जी 2,500 करोड़ का केवल इन्वेस्टमेंट करेंगे वहां पर। अरे अडानी जी इतना बड़ा ग्रुप है, विश्व का एक समय में दूसरे सबसे बड़े पूंजीपति थे, उनको तो ये ले लेना चाहिए कि वहां पे फ्लोरिकल्चर, आपको पता होगा शायद 25 साल पहले पूरे वर्ल्ड के अंदर फ्लोरिकल्चर की यूनिट्स लगी थी। हॉलैंड में जो सबसे ज्यादा गिफ्ट दी जाती है वो फूलों की दी जाती है और अरबों रुपए का व्यापार है, हर देश में लगी थी। हिंदुस्तान में हजारों यूनिट्स लगी, सब फेल हो गई। कारण क्या है कि और उत्तरांचल का और हिमाचल प्रदेश का जो रीजन है और इतनी ज्यादा आमदनी है, केवल उन लोगों को समस्या दी थी उत्पादकों को, एयरपोर्ट नहीं था, दिल्ली आते थे, दिल्ली में 3 दिन के बाद शिपमेंट होता था, 6 दिन बाद पहुंचता था, फूल मुरझा जाते थे। अगर केवल गवर्नमेंट एक काम कर दे कि वहां पे लिफ्टिंग जो है फ्लावर्स की सेम डे अगर नीदरलैंड के अंदर हो जाती है, विदेश में हो जाती है, जो गुलाब हमारे यहाँ सड़ते हैं, सूखते हैं, उनकी मुंह मांगी कीमत देते हैं नीदरलैंड वाली। बड़ी बड़ी मंडियां लगती हैं, जैसे यहाँ पे फलों की मंडियां लगती हैं। मेडिसिनल प्लांट्स पे अब आप शोषण तो कर रहे हैं, उसको निकाल तो रहे हैं मेडिसिनल प्लांट्स को, नए तो प्लांट लगा नहीं रहे। तो गवर्नमेंट को इस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर जिसके अंदर बेइंतहा मौका है, केवल इन 3 चीजों के लिए इसको छोड़ देना चाहिए। इन्वेस्टर समिट के नाम से अगर वहां पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री आप लगाएंगे और एनवायरनमेंट को खत्म करने के लिए यूनिट्स लगाएंगे, बड़े बड़े डैम्स और रोड्स बनाएंगे, तो मेरा उत्तराखंड रीजन जो है वो नष्ट हो जाएगा और निवेश के नाम पर उस रीजन को जोखिम में डालना हम लोगों के लिए उचित नहीं। सर, ये बड़ी बात आपने उठाई और इसकी मांग लंबे अरसे से होती चली आ रही है। देवभूमि उत्तराखंड में, उत्तराखंड को फूलों की घाटी तक कहा जाता है सर। नाना प्रकार के फूल यहाँ पर पैदा होते हैं, लेकिन बाजार नहीं मिल पाता सर, और यही वजह है कि दिन प्रतिदिन पलायन का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। क्या इस और इस दिशा में भी कदम बढ़ाया जाएगा, जो आपने महत्वपूर्ण बात उठाई, ऐसा अनुमान है क्या? और आज नहीं, और अगर आज ये कदम नहीं उठाया जाता सर, तो फिर कब? इसके लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा वहां के किसानों को, वहां के लोगों को? देखिए, बढ़ाया जाएगा कि नहीं बढ़ाया जाएगा ये मुझे नहीं। आपको वैली ऑफ फ्लावर्स का आपने नाम लिया, जब आप जाते हैं और रास्ते में वैली ऑफ फ्लावर्स हम लोग भी जाया करते थे 30 साल पहले, बिल्कुल बेइंतहा फूल खिला करते थे। आज वैली ऑफ फ्लावर्स की स्थिति क्या है? वैली ऑफ फ्लावर्स में देखने के लिए फूल नहीं मिलते हैं। तो प्रश्न ये है कि जब वहां पे अडानी जी के पदार्पण हो गया है, इसका माने अडानी जी की निगाह जो है वहां पे खानों पे है, माइनिंग पे है। वहां जंगल अगर उजड़े और वहां पे माइनिंग बेइंतहा हुई, उत्तराखंड खतरे में पड़ जाएगा। इन्वेस्टर मीट में ये ध्यान रखना चाहिए, वहां माइनिंग को रोका जाए, कम किया जाए, और जो वहां पे जो ऐसा रीजन है जो पूरे उत्तर प्रदेश, हमारे पूरे उत्तर भारत अगर वो खतरे में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूरा नॉर्थ भारत खतरे में पड़ता है। हम तो 400 के जो पॉल्यूशन लेवल है उसमें जी रहे हैं, और जहां पे गाजा पट्टी में 40 का लेवल है, हम तो भट्टियों में झुके हुए, हम तो गैस चैम्बर्स में रह रहे हैं। ये गैस चैम्बर उत्तराखंड को ना बना दे, जहां उत्तराखंड हिमाचल कम से कम शुद्ध ऑक्सीजन तो वहां पे मिल रही है, वो भी अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया, वो भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल लौटूंगा सर आपके पास। मैं संतोष यशवर्धन जी की एक टिप्पणी लूंगा, फिर दिलीप यशवर्धन जी की, माफ कीजिएगा, फिर संतोष सारथ जी के पास जाऊंगा। दिलीप जी, आपसे ये समझना चाह रहा हूं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है, कहते हैं सर कि अगर एक बार प्रयास करने में हम असफल रहे तो दोबारा प्रयास करके हम सफल भी हो सकते हैं, लेकिन राजनीति इस कदर हावी है सर। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, क्या इन्वेस्टर समिट को भी हम उसी भट्टी में झोंक दें सियासत की? सुनील जी, झोंक दे नहीं, झोंका जा रहा है। जो इन्वेस्टर समिट हो रहे हैं, ये एक राजनीति का ट्रेंड बन गया है कि हर राजनीतिक पार्टी ये दिखाना चाहती है कि हम इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट करते हैं, और कागजों पर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आता है, नो डाउट आता है, लेकिन जो एक्चुअल रूप में इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल होता है उसका परसेंटेज बहुत कम है। और उस परसेंटेज को अगर उस इन्वेस्टर समिट पर होने वाले खर्चे के रेशियो में नाप लीजिए, तो हम अल्टीमेटली शायद ब्रेक इवन पे भी नहीं आ पाते होंगे, माइनस में चले जाते होंगे। तो इन्वेस्टर समिट होना 2 दृष्टियां होती है, एक होता है राजनीतिक दृष्टि से,
और एक होता है वाकई में हम डेवलपमेंट की दृष्टि से इसको कर रहे हैं। डेवलपमेंट की दृष्टि से जो अभी इकोनॉमिस्ट महोदय कह रहे थे, मैं इनकी बात का 100% समर्थन करता हूं कि हमको ये देखना होगा कि किस रीजन में किस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए। हम पहाड़ों में अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किसी तरीके से हमारे देश के लिए फायदेमंद नहीं होगा, ना तो रेवेन्यू के पर्पस से, ना ह्यूमैनिटी के पर्पस से, ना नेचुरल रिसोर्सेज के पर्पस से, किसी पर्पस से नहीं। अगर उत्तराखंड को आप देखिए तो उत्तराखंड में टूरिज्म, नॉर्मल टूरिज्म और स्पिरिचुअल टूरिज्म दोनों बहुत बड़ी इंडस्ट्री हैं, और इस इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। जो सरकार के अपने रिसोर्सेज हैं, सरकार अपने रिसोर्सेज इन दो इंडस्ट्रीज को बहुत बढ़िया कर सकती है और इतना अच्छा कर सकती है कि एक ग्लोबल टूरिज्म का प्लेस बन सकता है। जैसे लोग बाहर घूमने जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं, ऐसा ही स्विट्जरलैंड, पता नहीं कितने स्विट्जरलैंड उत्तराखंड के अंदर है, लेकिन सरकार की तरफ से उसका प्रमोशन नहीं होगा। हम ये बताएंगे साहब हमने इतनी टनल बना दी, इतने हाईवे बना दिए, इतने हमने ब्रिजेस बना दिए, और उनका अंजाम क्या हो रहा है आप देख चुके हैं, और एक बार नहीं कई बार देख चुके हैं। ये जो उत्तराखंड की जो नलियां हैं, जो हृदय की नलियां हैं प्राकृतिक रूपी, ये बंद हो रही हैं, और कई बार हार्ट अटैक आ चुका है उत्तराखंड को। और ये इन्वेस्टर समिट में जितना भी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ये बार बार हम उत्तराखंड को या जितने भी हमारे नेचुरल ब्यूटी और नेचुरल रिसोर्सेज इनको खत्म करने की बात कर रहे हैं, और इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक है कि हम पॉलिटिकल माइलेज चाहते हैं। हम उत्तराखंड के लोगों को पॉलिटिकली ये दिखाना चाहते हैं कि साहब इतना इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं और हम प्रदेश को बहुत ऊंचे तक लेकर के जाएंगे। आप प्लेन्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन करिए, बहुत सारे प्रदेश हैं, ये पूरा देश आपका है ना। अगर मैं भाजपा की बात कर लूं तो भाजपा की सरकार केंद्र में भी है और बहुत सारे राज्यों में भी है जो प्लेन्स के राज्य हैं। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, इकोनॉमिक दृष्टि से सबसे कमजोर है, पॉलिटिकल दृष्टि से सबसे मजबूत राज्य, सबसे बड़ा राज्य है, 403 सीटें किसी स्टेट में नहीं आती हैं, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन यहां पर उस रेशियो में बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पर स्कोप है, यहां एम्प्लॉयमेंट की भी जरूरत है, यहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जरूरत है, यहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी यहां कर देना, यहां क्रेडिट ले ले, अल्टीमेटली क्रेडिट तो भारतीय जनता पार्टी को ही जाना है, और अल्टीमेटली नाम मोदी जी का ही होना है। तो आप ऐसा काम करिए जिसमें आपका पॉलिटिकल माइलेज भी सिद्ध हो, और जो देश की जरूरतें हैं, एम्प्लॉयमेंट जो एक्चुअल जरूरत है, रेवेन्यू जो बजट में रेवेन्यू और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स होते हैं, सोर्सेज और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स होते हैं, तो सोर्सेज ऑफ फंड तभी होंगे जब टैक्सेशन बेस बढ़ेगा। तो हमारे देश में भी क्या हो रहा है कि आप हर महीने सुनते हैं कि जीएसटी का कलेक्शन इतना बढ़ गया, जीएसटी का कलेक्शन इतना बढ़ गया। जीएसटी का कलेक्शन अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस से बढ़ रहा है तो ये कैसे बढ़ रहा है, एक सवाल है। जिस रेशियो में जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है उस रेशियो में बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब सारा का सारा बोझा जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं के ऊपर पड़ रहा है। और एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स का मतलब है कि अगर आप चीजों के दाम बढ़ाते चले जाएंगे तो टैक्सेस का कलेक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। तो जो प्रेजेंट रिसोर्सेज हैं हमारे, अगर हम उनमें रिफॉर्म कर दें, उनमें रिफॉर्म करके हम बहुत सारा, बिल्कुल सर, मैं संतोष सारथ जी के पास जाऊंगा। संतोष सारथ जी, आपका नजरिया क्या कहता है, इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को हम किस परिवेश में देखें? जो अभी दिलीप जी ने बात कही कि ये कुछ राजनीतिक दल हैं जो सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने की उम्मीद से ये करते हैं। अगर ग्राउंडिंग की बात की जाए तो फिर तो तस्वीर और तकदीर बदलने में समय नहीं लगेगा। सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया और बोलने का मौका दिया जी। मैं सभी भाइयों को भी सुन रहा था, दिलीप जी को भी खास करके सुन रहा था। मेरा इस समय ये कहना है कि सभी की बातें निश्चित रूप से सुनने लायक और उस पर अमल करने लायक भी है, लेकिन हमें अपने जीवन में सकारात्मक होना पड़ेगा। इतना नकारात्मक अगर हम सोचेंगे तो फिर तो जीवन में आदमी घर से ना निकले, घर से निकलते हैं एक्सीडेंट हो जाए। तो इतना नकारात्मक नहीं होना है, सकारात्मक होना है। और मेरा व्यक्तिगत रूप से ये कहना है कि उत्तराखंड अभी भी बहुत ही प्राकृतिक है, अभी तक अनटच्ड है, किसी तरह की ज्यादा कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। दुर्घटनाएं हो जाती हैं, प्लेन में भी हो जाती है, वहां भी हो जाती है, समुद्र के किनारे भी हो जाती है, लेकिन हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात है वो सरकार ने पिछले 5 सालों में जबरदस्त दिया है। मैं पिछले 15-20 सालों से उत्तराखंड जाता रहा हूँ। उत्तराखंड मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, दिल्ली में रहने की वजह से यहाँ जो भीड़ भाड़ है, जो हवा है, जो दूषित चीजें हैं, उनसे बचने के लिए जब भी मुझे मौका मिलता है मैं अपनी कार उठाता हूं और 3 घंटे में उत्तराखंड की वादियों में पहुंच जाता हूं जी। इसके पीछे यही कारण है कि इतनी सड़कें अच्छी अच्छी बनी है। दिल्ली से आप लगभग 1 घंटे 1.25 घंटे में मेरठ पहुंचते हैं, मेरठ से 1.5 घंटे में आप हरिद्वार पहुंच जाते हैं, और हरिद्वार पहुंचते हुए जो देवभूमि का अनुभव है वो आना शुरू हो जाता है। एक मन में निश्चिंतता, एक शांति जो चाहिए वो आती है।
निश्चित रूप से देश भर में उत्तराखंड आज भी सबसे शांत प्रदेश है। किसी तरह की कोई अशांति नहीं है। वहाँ जो एक बिजनेस का माहौल चाहिए वो चाहिए शांति व्यवस्था वहाँ है। सड़क की कमी थी, पिछले 5 सालों में सड़क का ऐसा जाल बिछा है कि मैं अपनी गाड़ी में चढ़ता हूँ और औली तक माइंड, मतलब आप बताइए, जो गए होंगे औली को जानते होंगे, वो समझते होंगे, औली तक आप अपनी गाड़ी से और 60, 70, 80 की स्पीड में बड़े आराम से जा सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 4 लेन की सड़कें बनी है। अब देखिए, जो सड़क बनेगी तो उससे आम आदमी को तो फायदा है ही, वहाँ के नागरिकों को फायदा है। तो फिर उसमें ये भी है कि पहाड़ भी कट रहा है, पहाड़ कटाई हुई है उसकी, तो पहाड़ की कटाई को उतना ही काटा जाए जितने से काम हो जाए। वहाँ जो अभी एक सज्जन कह रहे थे इंडस्ट्री तो होनी चाहिए, लेकिन फ्लोरिकल्चरल है और सारी चीजें, निश्चित रूप से वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें अच्छे जो इस फील्ड के एक्सपर्ट लोग हैं उनसे इसमें सलाह लेनी चाहिए। जब मैं औली जा रहा था तो मैंने रास्ते में देखा, मुझे जगह का नहीं पता, सोलर सिस्टम कम से कम कई माइल्स में लगे हुए थे, इस पहाड़ से उस पहाड़ तक, इस पहाड़ से उस पहाड़ तक, और ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। मुझे लगता है कि 7:30 बजे, 7:45 बजे तक वहाँ धूप पहुंच रही थी, जबकि आमतौर पर प्लेन में आप 5:30, 6, 7 बजे तक, 6:30 बजे तक अंधेरा हो जाता है। वहाँ धूप थी और एकदम पहाड़ के ऊपरी सिरे पर था। तो बहुत अच्छा ये जो अभी हो रहा है, इसके लिए मैं बहुत सकारात्मक सोच रखता हूँ और निश्चित रूप से इससे उत्तराखंड की जनता को फायदा होगा। जो पॉलिटिकल माइलेज है, जो अभी एक सज्जन कह रहे थे दिलीप साहब की, वो चाहे तो यूपी में भी कर लें। मैं बताना चाहता हूं कि यूपी में अगर आप खबरों पर नजर रखते हो तो यूपी में बहुत बड़ा समिट हुआ और समिट में जो साइन हुआ वो सारा साइन जो है इम्प्लीमेंट हो रहा है। आप जाइए जेवर में देखिए, 1 महीने पहले जाइए और 1 महीने बाद जाइए तो आप एक नया बिल्डिंग देखेंगे, एक नई सड़क देखेंगे। तो विकास तो होता ही है, विकास होना चाहिए, लेकिन प्रकृति को बचाते हुए मेरा ऐसा मानना है जीवन में सकारात्मकता जरूरी है। सर, बैंक से जुड़ा हुआ सवाल में अश्विनी राणा सर आपके पास आऊंगा। अश्विनी सर आपके पास आऊंगा। बड़े निवेशकों के साथ सर बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं आती बैंकिंग सेक्टर को लेकर, आप लोग खुद अपना दरवाजा खोल के रखते हैं कि आइए और ले जाइए, लेकिन सर छोटे जो निवेशक हैं उनके सामने बड़ी समस्याएं आती हैं। सरकार को ऐसी क्या व्यवस्था और करनी चाहिए ताकि बैंकिंग सेक्टर उनके लिए अपना दरवाजा ऐसे ही खोल के रखे जैसे बड़े निवेशकों के लिए? देखिए, बैंक जो है छोटे या बड़े की तुलना उस प्रकार से नहीं करते। वो देखते हैं कि प्रोजेक्ट क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, उसके अंदर किस प्रकार की इन्वेस्टमेंट की चाहिए, किस प्रकार रिटर्न है। तो ये सब चीजें बैंक देखते हैं, छोटे बड़े दोनों में। लेकिन मैंने पहले भी जैसे कहा कि इस प्रकार की सरकार की, राज्य की अगर सोच है कि वो अपने राज्य में इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार भी अगर उसमें कुछ गारंटी ऐसे इन्वेस्टर के लिए बैंकों को देती है कि हम इसमें आपको भरोसा दिलाते हैं कि ये जो है आपका पैसा जो इन्वेस्ट करेंगे, जो आप इनको फाइनेंस करेंगे तो वो आएगा, तो मुझे लगता है कि वो एक प्लस पॉइंट होगा बैंकों के लिए। बैंकों के लिए एक सुविधाजनक रहेगा कि राज्य की गारंटी भी इसके अंदर ऐड है, तो उनको जो फाइनेंस करने में थोड़ी सी और आसानी होगी और वो बिना बेझिझक जो है प्रकार के इन्वेस्टर के लिए फाइनेंस कर सकेंगे। सर, तो ऐसी कोई गारंटी अभी तक हुई आपके सामने, आपको संज्ञान में हो कि किसी राज्य ने ऐसी गारंटी दी हो इन्वेस्टरों को? ऐसा है, प्राइवेट के लिए नहीं है, सरकारी जो काम रहते हैं उसके अंदर जो बैंक फाइनेंस करते हैं उसके ऊपर सरकार की गारंटी रहती है। लेकिन इन्वेस्टर समिट के थ्रू अगर वो वहां पर राज्य में इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो अगर वो कुछ गारंटी देते हैं तो उससे बैंकों के लिए आसानी रहेगी। सर, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? पहाड़ी राज्य, आपदाओं से घिरे हुए राज्य, निवेशक वहां पहुंचता भी है, सरकार उन्हें जमीन मुहैया कराती है सस्ते दामों में और तमाम सारी जो सुविधाओं की बात हो रही है वो सब चीजें करती हैं। बैंक ये कैसे डिफाइन करेगा सर? कोई प्रोजेक्ट अगर लग भी रहा है, क्योंकि प्रोजेक्ट जब लगेगा तो वो तो अजन्मा है, जब बाजार में पहुंचेगा, प्रोडक्ट मार्केट में जब पहुंचेगा तब क्रेडिबिलिटी पता चलेगी ना सर। नहीं, पहले क्या है कि जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है उसमें वो सारा कुछ बताते हैं कि इतनी कॉस्ट आएगी, इस प्रकार से हमें सरकार जो है राज्य की सरकार कर रही है, और जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसकी मार्केट हम कहाँ करेंगे, वो सारी चीजें, उसकी विजिबिलिटी, वायबिलिटी जो है वो रिपोर्ट के अंदर रहती है। उसी के आधार पर जो है बैंक जो है फाइनेंस करते हैं, तो इसलिए ऐसी कोई उसमें दिक्कत आने वाली नहीं है। सिर्फ मेरा एक एडिशनल है कि सरकार भी अगर उसमें कुछ गारंटी का काम किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को अगर एस्टेब्लिश करने के लिए करती है तो उसके लिए बैंकों को थोड़ी सी आसानी होगी। बिल्कुल सर। मैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर आपके पास आऊंगा। कुछ ऐसी चीजें आपने थोड़ा सा संज्ञान में लाइए, बाकी लोगों, करोड़ों दर्शक आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जुड़ा हुआ।
पहाड़ में कैसे ये व्यवस्था हो पाएगी? और जो बात दिलीप जी ने कही कि आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल हब अगर बनाने की तैयारी में है तो फिर ये भूल जाएं, देवभूमि का कल्याण नहीं हो सकता। यहाँ तो जो आपने फ्लोरिंग सिस्टम की बात की, फ्लावर वाली, या फिर आपने आयुर्वेद की बात की, ये सारी चीजें तो साकार हैं, लेकिन क्या सर हम बाकी इंडस्ट्री के लिए तैयार हैं? देखिए, अश्वनी जी ने जो बात कही कि गवर्नमेंट गारंटी दे, देखिए गवर्नमेंट तो इतनी बड़ी गारंटी देती है बड़े बड़े पूंजीपतियों को कि उनके 14.5 लाख करोड़ बैंक के माध्यम से माफ करा देती है। जो छोटा आदमी है, जो छोटा उद्यमी है और लाख लाख रुपए का किसान है जिसने लाख रुपए का लोन लिया है, उसके कोई ऋण माफ नहीं होते, उसका कोई वन टाइम सेटलमेंट नहीं होता, उसका कोई रिहेबिलिटेशन नहीं होता, या तो सल्फास खाता है या पेड़ पे लटक जाता है। अगर आप कहें जैसे अश्वनी जी ने कहा कि ऐसा बैंक कुछ नहीं देखता, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखता है। अरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो बैंक के देखने से पहले एंटरप्रेन्योर देखता है। जो एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्री लगाता है, जब तक कि उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव नहीं होगा, वो खुद ही बैंक के पास नहीं जाएगा। तो इसलिए आप चाहे इन्वेस्टर समिट कराएं न कराएं, 5 स्टार में खाना खिलाएं या न खिलाएं, अगर मैं इन्वेस्टर हूं और मुझे लगता है ये डेस्टिनेशन बेस्ट है जहां मुझे प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा, मुझे पार्टी मिले न मिले जाके कर लूंगा। लेकिन अगर विश्लेषण आप करेंगे बैंकों का, किसको ऋण दिया है और ज्यादा ऋण किसको दिया है, सबसे ज्यादा परेशान किसको किया है, बड़े बड़े धन्ना सेठों को पैसा भी दिया है, उनके ऋण माफ भी किए हैं, गरीबों का कुछ नहीं किया। जो दूसरे मित्र ने कहा हम लोगों को सकारात्मक होना चाहिए, सकारात्मक होने के लिए भारत की आजादी के बाद 75 साल में पूरा सकारात्मक होना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे 75 साल में तो कुछ हुआ नहीं और ये 9 साल में सारा सब कुछ हुआ है, इसका माने ये पार्शियल पॉजिटिविटी है। इसको कहते हैं जो एक टेम्परेरी मेमोरी लॉस हो जाता है कि नेहरू जी ने कुछ नहीं किया, राजीव गांधी ने कुछ नहीं किया, अटल जी ने कुछ नहीं किया, जबकि अटल जी को भी 75 साल में जोड़ लेते हैं। जो हुआ 9 साल में हुआ है, ये पॉजिटिविटी नहीं है, ये नेगेटिविटी है। और आप अपनी लकीर दूसरे की लकीर से बड़ा तो नहीं कर पा रहे, अपनी लकीर को बड़ा करने के लिए दूसरे की लकीर छोटा कर रहे हैं, ये नेगेटिविटी है। वास्तविकता में एंटरप्रेन्योर जो पैसे वाले हैं, बैंक उनके पास नहीं जाते, उनसे ये सेटिंग होती है बैंक की और इंडस्ट्री की और गवर्नमेंट की। इससे गारंटी, इससे बड़ी गवर्नमेंट क्या दे सकती है? उनके ऋण माफ हो रहे हैं। जी वाले जो मालिक हैं, 5,500 करोड़ उनका माफ होता है। अनिल अंबानी इतने बड़े उद्योगपति, लाखों करोड़ों रुपए लोगों के माफ हो जाते हैं। तो इससे बड़ा गारंटी गवर्नमेंट क्या देगी? आइए 1,00,000 करोड़ का लोन लीजिए, 1,000 करोड़ का इंटरेस्ट और पैनल कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाए, 5 साल के बाद वन टाइम सेटलमेंट कर लीजिए, 500 करोड़ में सेटलमेंट कर लीजिए, 1,500 करोड़। और ये बैंक है किसके? ये बैंक ये जनरल मैनेजर और चीफ जनरल मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर के हैं। मेरा पैसा लगा है बैंक में, हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोगों का पैसा लगा है बैंक में। ये कस्टोडियन है मेरे पैसे के, और ये अमीरों का पैसा माफ करते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं। इसलिए सर अभी इस तरह की संभावना नजर नहीं आ रही कि हाल ही में कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए देवभूमि में जिससे कि तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाए। कोशिश जारी है। दिलीप जी, आपके पास आऊंगा, एक छोटी सी टिप्पणी सर आपकी। इस बीच कई सारे प्रश्न उठे, जैसा कि अभी अखिल स्वामी जी ने भी कहा, अश्विनी जी ने भी कहा, आपको क्या संभावना लगती है? आपका नजरिया क्या कहता है? पॉलिटिकल माइलेज की भी अगर बात कर ली जाए तो। सुनील जी, मैं बहुत रीजनल होकर के बात करता हूं। मैं ये मानता हूं कि ग्रोथ होनी चाहिए, उस ग्रोथ के लिए अवेयरनेस फैलनी चाहिए। इन्वेस्टर समिट्स के थ्रू सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि उसको हम बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं। एक ये भी प्रोसेस होता है कि गवर्नमेंट क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए अपनी तरफ से ऑफर कर रही है, और एक कलेक्टिव मीट होती है जहां पर डिफरेंट टाइप के लोग मिलते हैं, क्योंकि आपस में भी मार्केट मिलती है। क्योंकि अगर मैं किसी चीज का मैन्युफैक्चरर हूं, तो मैं जिस चीज का मैन्युफैक्चरर हूं, मेरे लिए कोई चीज रॉ मटेरियल होगी, वो रॉ मटेरियल किसी के लिए फिनिश प्रोडक्ट होगा जिसकी मैन्युफैक्चरिंग वो कर रहा होगा। तो अगर हम सारे एक ही जगह पर हैं, तो हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट बचती है, जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बचती है, वो मिनिमाइज होती है। और जब हम किसी बिजनेस के लिए प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, तो हम 0 पैसे का भी एक कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि वो क्वांटिटी में जाके मल्टीप्लाई होकर के करोड़ों का इफेक्ट देता है। तो इस तरह की एक टेबल टॉक अगर एक जगह सब लोग मिलते हैं और लगता है कि हाँ, यहाँ बिजनेस अब तैयार करके बिजनेस को ग्रोथ की जा सकती है, बिजनेस की ग्रोथ के साथ स्टेट की ग्रोथ हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ हो सकती है, तो इसको करना बेहतर है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि हमें किस जगह
कौन से बिजनेस को लगाना है, ये देखना सरकार की जिम्मेदारी जरूर है। अगर आप उत्तराखंड में ले जाकर के बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा देंगे तो ये डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमें डेवलपमेंट का कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट भी देखना होता है। सिर्फ फैक्ट्री लगा देना ही डेवलपमेंट नहीं है। उस फैक्ट्री के लगा देने से अल्टीमेटली समाज के ऊपर, क्योंकि जो एनवायरमेंट है, इस एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 ये कहता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, उस लाइफ एंड लिबर्टी में स्वस्थ एनवायरमेंट भी हमारी फंडामेंटल राइट है। तो अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मेरा फंडामेंटल राइट इंक्रोच हो रहा है तो उसको बचाना भी तो सरकार की जिम्मेदारी है, और हम यहां बैठ करके वही कर रहे हैं कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करिए। क्योंकि उत्तराखंड की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो मैं फिर कहूंगा कि टूरिज्म बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वहां पर, और जो हॉर्टिकल्चर की, फ्लोरिकल्चर की बात अभी सर ने करी थी, वो वहां बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और इस इंडस्ट्री से ग्रोथ होगी, रेवेन्यू ग्रोथ होगी, लेकिन नुकसान नहीं होगा, ना तो प्रकृति को नुकसान होगा और किसी को नुकसान होगा, और वहां के लोकल आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ये भी देखने वाली बात है कि जिस तरह की इंडस्ट्री की बात हम कर रहे हैं, उस बात से वहां का जो लोकल आदमी है उसको डेवलपमेंट होगा, उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और वहां का पैसा वहीं रहेगा, और वहां की ग्रोथ से बाकी पूरे कंट्री की ग्रोथ भी होगी। इसलिए आप पॉलिटिकल एंगल से सारे काम करिए, क्योंकि आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपको पॉलिटिकल माइलेज भी चाहिए। लेकिन एक सवाल सर मेरा आपसे, एक सेकंड सर, हम झारखंड और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो खनिज व्यवस्थाओं से भरा हुआ वो दोनों राज्य हैं, कोयला वहाँ है, बाकी चीज़ें वहाँ हैं, लेकिन सर उत्तराखंड में तो ऐसा नहीं कि कोई निवेशक आएगा कोयले की खदान वहाँ लगाएगा। वहाँ तो आपको जो सरकार ने, राज्य और केंद्र सरकार ने बात कही थी मिलेट्स वाली, कि हम मिलेट्स को आगे बढ़ाएंगे, मोटे अनाज को हम व्यवस्थाओं को ले जाएंगे, जो वहाँ का रीजनल कल्चर है सर, जो वेडिंग डेस्टिनेशन की बात हो रही है, जो टूरिज्म इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने की बात हो रही है, यही सब तो होगा वहाँ सीमेंट का और सरिये का वो व्यापार तो होगा नहीं, उसकी फैक्ट्री तो लगेगी। उस दिशा में क्या कदम बढ़ेंगे, या हम ये देखेंगे कि रुद्रपुर, हरिद्वार या जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से लगी हुई सीमा के इलाके हैं, यहां पर हमें समतल जमीन मिल जाए और यहां हम भैया सरिया की फैक्ट्री खोल लें, ऐसा होगा? नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं कि आप अगर आपके देश का एक हिस्सा है जो प्राकृतिक रूप से बहुत खूबसूरत है, और उस प्रकृति को कई बार नुकसान हो चुका है, इसका अंजाम आप झेल चुके हैं, और उसके वहां पर ऑल्टरनेटिव चीजें हैं, जो आपने अभी कहा कि अगर उत्तराखंड में ये इन्वेस्टर मीट सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म को, हॉर्टिकल्चर को, फ्लोरिकल्चर को, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए हो रही है, तो मैं कहता हूं जरूर होना चाहिए। और इस तरह के लोग, इस बिजनेस में जो लोग इंटरेस्टेड हैं, उनको जाकर के वहां पर अपना एस्टेब्लिशमेंट जरूर सेटअप करना चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि मैं कोई भी इंडस्ट्री जिससे पोल्यूशन फैलता हो, भले ही उत्तर प्रदेश की बाउंड्री से लगा हुआ क्यों ना हो, वो अल्टीमेटली उत्तराखंड को नुकसान पहुंचाएगा। और जो एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, जो हवा, जो हमारा क्वालिटी इंडेक्स घट रहा है हवा का, तो अगर दिल्ली में घट रहा है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उसका फर्क दिल्ली में ही पड़ रहा है, उसका फर्क एडजॉइनिंग गाजियाबाद, नोएडा और उससे बढ़ते हुए हर जगह पड़ रहा है। तो कहीं भी कोई चीज अच्छी होगी, अगर उत्तराखंड की हवा अच्छी होगी तो उसका फायदा उत्तर प्रदेश के लोगों को भी मिलेगा, और वहां की हवा खराब होगी तो उसका नुकसान भी हमें मिलेगा। तो हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में एनवायरमेंट ही संतोष जी के पास जाऊंगा। दिलीप सर, संतोष जी, क्या माना जाए सर, आपका नजरिया क्या कहता है? चूंकि आप ने देखा है उत्तराखंड को बहुत नज़दीक से, एक पत्रकार के नाते भी चीज़ों को कवर किए हो, जो बात दिलीप जी बार बार इशारा कर रहे हैं कि अगर आप वहाँ कोई फैक्ट्री डेवलप करते हैं, जाहिर सी बात है जब कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट वहाँ तैयार होगा तो उसका वेस्टेज भी निकलेगा सर, वो नदी नालों को दूषित करेगा, वो वहाँ के एनवायरनमेंट, वहाँ के वातावरण पर असर डालेगा। तो क्या ऐसा एक अलग तरीके की व्यवस्था हो जो हिमालयी राज्यों की प्राकृतिक सौंदर्यता को और वहाँ की सुगमता को भी बचाए रखे और वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिले?